हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यू वर्ल्ड। आज हम लोग सोशल साइंस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर, सोशल साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर जियोग्राफी का रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी की डिमांड भी थी कि सोशल साइंस के चैप्टर्स भी कराना चाहिए, तो आइए आज हम लोग सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों ने उम्मीद है बुक्स ले लिए होंगे। जिन्होंने बुक्स नहीं लिए हैं निश्चित रूप से जल्द आप लोग बुक्स ले लें, है ना। बुक्स अवेलेबल है, आप लोग बिल्कुल मंगवा लें बुक्स को। चलिए सबसे पहले समझते हैं रिसोर्सेस और डेवलपमेंट क्या होता है और ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। आप लोगों का काम इसमें ये रहेगा कि इसमें जो इम्पोर्टेंट और हार्ड वर्ड्स हैं उनको आप लोग नोट करेंगे और उसके मीनिंग को खोज करके और ग्रुप में आप लोग निश्चित रूप से बना करके उसको सेंड करेंगे। तो क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग अभी कर रहे हैं, रेडिकल बुक का है, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। अ रिसोर्सेस कैन बी डिफाइंड एज अ थिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स। किसी रिसोर्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं वैसी वस्तुओं के टर्म्स में जो कि हम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, यानी वैसी चीज़ें जो हम लोगों के आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो रिसोर्स कहलाती है। Gifts of nature like air, water, soil, forest and minerals and man-made things like buildings, roads, dams, etc. are resources because they are useful and satisfy our needs. जैसे कि प्रकृति के द्वारा जो हम लोगों को गिफ्ट मिला है, हवा, पानी, मृदा, सॉइल, मृदा, फॉरेस्ट जंगल, है ना, एंड मिनरल्स, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी रिसोर्स हैं। ठीक है, तो रिसोर्स को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? थिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स, वैसी चीज़ें जो कि हम लोगों के आवश्यकताओं की, ज़रूरतों की पूर्ति करती हो, वो क्या कहलाएंगी? रिसोर्स कहलाएंगी। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? जो गिफ्ट है नेचर के, जो हमें प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया और मिनरल्स हो गया, ये रिसोर्स में आएंगी। मैन मेड भी, ये तो नेचुरल की बात हो गई। मैन मेड चीजें जैसे कि बिल्डिंग हो गए, रोड हो गए, डैम हो गए, ये सभी भी रिसोर्सेस में आएंगे, क्योंकि इन सब का भी हम लोग के दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है, और ये भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो इस तरह से आप लोग समझ गए कि रिसोर्स क्या होता है। तो रिसोर्स को, यानी कि संसाधन को, हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वैसी चीज़ें जो कि हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो रिसोर्स कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए समझते हैं कि रिसोर्सेस की वैल्यू क्या है उसका। देखिए, किसी चीज़ की वैल्यू क्या होती है? हमें जिस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या जब हमें अधिक से अधिक किसी चीज़ की आवश्यकता होती है अपने दैनिक रूटीन में, जो हमारे लीगल, एथिकल और इकोनॉमिक तीनों तरह से हमें मदद करता है, सपोर्ट करता है, तो वो वैल्यू होता है रिसोर्स का। तो समझते हैं रिसोर्स की वैल्यू को। A resource can be expressed in terms of value, namely economic, aesthetic, ethical, legal, etc. तो रिसोर्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किस टर्म्स में? वैल्यूज के टर्म्स में। जैसे इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से, एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्यूटी, यानी कि किसी भी देश में जो रिसोर्सेस होते हैं वो जितना अधिक होते हैं उनकी वैल्यू, उस देश की वैल्यू उतनी अधिक होती है, उस जगह की वैल्यू उतनी अधिक होती है। अगर मान लीजिए जैसे बिहार की बात की जाए और झारखंड की बात की जाए, तो जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं झारखंड में वो काफ़ी अधिक हैं, जैसे खनिज हैं, मिनरल्स हैं, वो काफ़ी अधिक मात्रा में है। तो झारखंड की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस वो ज़्यादा है बिहार से। इस तरह से आप उसको समझिए, क्योंकि वो आर्थिक रूप से, है ना, ब्यूटी के रूप से और इथिकल रूप से, लीगल रूप से, हर तरह से क्या करता है? बढ़ा देता है उस जगह की वैल्यू को। मान लेते हैं कि कहीं एक क्या है, पेड़ है जिसमें क्या है, कांटेदार पत्ते हैं,
और उसके जो फल हैं वो भी क्या हैं, खट्टे हैं। तो वह एक जो पेड़ है वो रिसोर्स नहीं होगा, क्योंकि इसके ना तो फल काम के होंगे और ना ही इसके पत्ते किसी काम आएंगे। तो ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्सेस, हमारा रिसोर्स का वैल्यू तभी होगा जब या तो इकोनॉमिक टर्म्स में, एथिकल टर्म्स में, लीगल टर्म्स में, एथेस्टिक टर्म्स में, इन सब किसी एक टर्म में वो हम लोगों को क्या करे, सपोर्ट करे, फायदा पहुंचाए, तो वही हमारा क्या होगा, अधिक वैल्यूएबल रिसोर्स होगा। द ट्री इज नॉट अ रिसोर्स बिकॉज नो वन यूजेज इट। ट्री जो है वह किसी तरह का रिसोर्स नहीं हुआ क्योंकि इसका इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। एक दिन लोगों ने ये समझा कि जो मेडिसिनल वैल्यू है उस बिटर फ्रूट ग्रुप, जो अगर किसी पेड़ पर कड़वे या खट्टे फल लगते हैं लेकिन उसके अंदर कैसे गुण है, मेडिसिनल, यानी कि जो दवाई के रूप में इस्तेमाल में आते हैं वैसे प्रॉपर्टीज उनके अंदर हैं, तो उसका इस्तेमाल लोगों ने दवाई के रूप में करना शुरू कर दिया। तो पहले वही ट्री जो रिसोर्स नहीं था वो अब क्या हो गया, रिसोर्स बन गया, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई। तो किसी भी रिसोर्स की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है उसकी यूटिलाइजेशन पर, कि उसका यूटिलाइजेशन किस प्रकार से हो पा रहा है। यद्यपि उसके लीव्स थॉर्नी, कांटेदार है, यद्यपि उसके फ्रूट्स जो हैं वो बिटर हैं, कड़वे हैं, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल हम लोग मेडिसिन के रूप में कर सकते हैं, यदि वो किसी मेडिसिनल यूज का है, तो निश्चित रूप से उस रिसोर्स की वैल्यू होने लगेगी। सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक वैल्यू क्या होता है। द रिसोर्सेज दैट कैन बी ट्रेडेड फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल यूज। इस तरह के जो रिसोर्सेज होंगे जिसको कि हम लोग पर्सनली किसी व्यक्ति विशेष के लिए या कमर्शियली यानी वाणिज्य रूप में, थोक रूप में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, यानी उसका व्यापार कर सकते हो, वो इकोनॉमिक वैल्यू रखेंगे अपने आप में। जैसे कि क्रॉप्स, अब देखिए खेती होती है, एग्रीकल्चर में खेती होती, खेती में क्या होता है, अलग अलग प्रकार का अनाज उत्पादित किया जाता है। तो अनाज का जो प्रोडक्शन होता है, सपोज कीजिए कि कहीं पर चावल की खेती हो रही है, कहीं पर गेहूं की खेती हो रही है, तो जहां पर चावल की पैदावार अधिक है वहां से उस जगह पर चावल को भेजा जाता है जहां से कि पैदावार कम, जैसे साउथ में बहुत ज़्यादा चावल का मात्रा उपजाया जाता है, तो वहां से रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी चावल को सप्लाई किया जाता है। उसी प्रकार से गेहूं जो है पंजाब में बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो वहां से गेहूं आयात किया जाता है, उत्तर प्रदेश से आयात किया जाता है, देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, इवन विदेशों में भी उसको भेजा जाता है। तो वो क्या करता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसका कि इकोनॉमिक वैल्यू है। उस रिसोर्स की वैल्यू कैसी है, इकोनॉमिक, आर्थिक वैल्यू है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रॉप्स एंड मिनरल्स कैरी इकोनॉमिक वैल्यूज। तो अगर आपको एक एग्जांपल या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो कि इकोनॉमिक वैल्यू का है, तो आप उसमें क्रॉप या मिनरल का नाम कह सकते हैं। अब देखिए एस्थेटिक वैल्यू का मतलब होता है ब्यूटी के टर्म्स में। ब्यूटी के टर्म्स में कैसे, द नीड फॉर प्लेजर इज ए ह्यूमन नीड। मनुष्य को उपभोग करने का आवश्यकता हमेशा से रहा है, शुरू से ही मनुष्य चीजों का उपभोग किया करता रहा है अपने खुशी के लिए। सो थिंग्स दैट गिव्स अस प्लेजर, ऐसी चीजें जो हमें कहिए आनंद प्रदान करती है, वो भी रिसोर्स की ही कैटेगरी में आती हैं। माउंटेन, पहाड़, डेजर्ट्स, मरुस्थल, सी, समुद्र, ये भी रिसोर्स हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, उनकी ब्यूटी को देखकर खुश होते हैं। मान लीजिए कहीं अभी अगर ये काल नहीं चल रहा होता तो जो पास आउट स्टूडेंट्स कर गए, जो अभी 10th के एग्जाम दे चुके हैं, जो उन लोगों ने अपना अपना प्लान बनाया होता कि हम कहीं घूमने जाएंगे, तो हो सकता है किसी हिल स्टेशन पे जाते या किसी मंदिर में जाते, या हो सकता था कहीं बीच वगैरह पर जा करके भी हो सकता था, वो लोग घूमने के लिए जा सकते थे। तो वो सब क्या है, एस्थेटिक ब्यूटी के वैल्यू का है। तो वो भी क्या है, रिसोर्स है जो हमारे प्लेजर के लिए भी इस्तेमाल होता है, वह भी क्या है, वो एक रिसोर्स है। कैसा रिसोर्स है, एस्थेटिक वैल्यू का रिसोर्स है। उस रिसोर्स की वैल्यू कैसी है, एस्थेटिक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें कि रिसोर्सेज के वैल्यूज अलग अलग होते हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा इकोनॉमिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू। आइए एथिकल वैल्यू के बारे में समझते हैं। एथिकल वैल्यू क्या होता है।
जब हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारियों को समझ लेते हैं कि हम लोग के पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसका हम लोगों को संरक्षण करना चाहिए, उनको प्रिजर्व करना चाहिए, किसके लिए? फ्यूचर जनरेशंस के लिए, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए। जैसे मान लीजिए संपदाएं जो हमें प्रकृति के द्वारा दी गई है, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ हो, कोल हो, तो अगर हम ही लोग सारा उपभोग कर जाएंगे तो आने वाले जनरेशंस उसका लाभ नहीं ले पाएंगी। तो हमें क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आने वाले भविष्य के पीढ़ियों के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? संरक्षित रखना चाहिए कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा पाएं। तो वैसे रिसोर्सेज को कैसा वैल्यू मिलेगा? एथिकल वैल्यूज मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट? लीगल देखिए क्या होता है। रिसोर्सेज जो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं। ये याद रखिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट जो है वो वहां के रिसोर्सेज पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। व्हेन वी पास अ लॉ टू प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज, जब हम लोग देखते हैं या सरकार हमारी देखती है या जो कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका की जो व्यवस्था है हमारे देश में, जब वो देखती है कि रिसोर्स का अंधाधुंध तरीके से उपयोग हो रहा है, लोग जो है अंधाधुंध तरीके से उपभोग करते चले जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले कम ही समय में सारा का सारा रिसोर्स समाप्त हो जाएगा कोई ये पर्टिकुलर, तो उसके लिए क्या किया जाता है? एक लॉ पास किया जाता है ताकि क्या किया जा सके? संरक्षित किया जा सके, बचाया जा सके रिसोर्सेस को। तो हम लोग उसके साथ एक लीगल वैल्यू का टर्म अटैच कर देते हैं। हम लोग उनको नाम दे देते हैं कि इस रिसोर्स की लीगल वैल्यू है, क्योंकि इसमें लॉ बनाया गया है कि उस रिसोर्स को अत्यधिक कंज्यूम नहीं करना है। मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर कि आज जो है जहां से डीजल या पेट्रोल निकल रहा है, रिफाइनरी जहां से, वहां पर क्या हो, धीरे धीरे करके यह भंडारण की जो समस्या है या जो ये कंप्लीटली खत्म होने लगे, स्टोर नहीं कर पाए क्या, और जो निकाल रहे हैं वो भी समाप्त होता चला जाए। तो कल के डेट में क्या हो जाए कि कम से कम अमाउंट ऑफ पेट्रोल डीजल बच जाएगा। तो मजबूरन सरकार को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि लोगों जो प्राइवेट अपनी कार रखे हुए हैं, जो मोटरसाइकिल बाइक चलाते हैं, वो लोग लिमिट कर दें और क्या करें? सार्वजनिक जो बस हैं उनका उपयोग करें, ताकि अधिक से अधिक लोग, है ना, अधिक से अधिक लोग उतने से डीजल में, उतने से ही रिसोर्स में ट्रेवल कर पाएं। इस तरह के लॉ सरकार ला सकती है आने वाले समय में, ताकि क्या किया जा सके? उस डीजल का अमाउंट को लंबे समय तक चलाया जा सके जितना बच गया है। तो ये सब चीजें सरकार का भी इसमें बहुत सारा दायित्व बनता है और वो अपने दायित्व का निर्वहन भी करती है समय समय पर। तो ये अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और उसके वैल्यूज के बारे में हम लोगों ने समझा कि किस तरह से किसी रिसोर्स का इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है, किस तरह से उसका एस्थेटिक वैल्यू हो सकता है, ब्यूटी से रिलेटेड, किस तरह से उसका एथिकल वैल्यू हो सकता है और किस तरह से उसका लीगल वैल्यू हो सकता है। अब समझिए, नेचुरल रिसोर्स डायनेमिक होते हैं, स्टैटिक नहीं होते हैं। ये मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई एक तरीके का नहीं होता है। मैन हैज लर्न वेरियस न्यू यूजेस फॉर एग्जिस्टिंग रिसोर्स। हम लोग क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, नए से नए तरह के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना सीखते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वुड वाज फर्स्ट यूज्ड टू मेक वेपन्स। शुरुआत में आदिमानव के जमाने में लकड़ियों का इस्तेमाल क्या होता था? हथियार बनाने में किया जाता था। जानवरों को उससे वो क्या करते थे? नुकीला करके मारते थे और फिर पका खाते थे। देन फायर, उसके बाद लकड़ी जलाने में इस्तेमाल होने लगा और बाद में हम लोग फर्नीचर बनाने के काम में भी अब लकड़ी का इस्तेमाल करने लगे। तो देखिए क्या हुआ, वही एग्जिस्टिंग एक ही रिसोर्स था, क्या था? वुड था, और उसी एक वुड के रिसोर्स का इस्तेमाल समय बदलने के साथ साथ क्या होने लगा? बदलता गया। तो इस तरह से एक रिसोर्स का इस्तेमाल कई जगहों पर होता है। जैसे जैसे जनरेशन बदलता जा रहा है, समय बदलता जा रहा है, वैसे वैसे रिसोर्स का इस्तेमाल भी बदलता जा रहा है। इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। सिमिलरली उसी प्रकार से फर्टाइल प्लेन्स वेयर फर्स्ट यूज्ड एज हंटिंग। शुरुआत में जो मैदान थे, खाली मैदान जो कि फर्टाइल थे, यहाँ पर खेती हो सकती थी, उसको पहले शिकार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हंटिंग पर्पस के लिए शिकारी लोग इस्तेमाल करते थे हंटिंग ग्राउंड के तौर पर। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके जब कृषि की आधुनिकता आती चली गई, कृषि की खोज हुई किस प्रकार से कृषि किया जा सकता है, तो उन सब जगहों को क्रॉप फील्ड्स में बदल दिया गया। वहाँ अनाज की उत्पादन होता है, अनाज की खेती होती है। तो इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी देश का जो रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसके डेवलपमेंट पे। अलग अलग प्रकार का रिसोर्सेस हो सकते हैं, उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। रिसोर्सेस को दो तरह से जनरली होता है, एक तो नेचुरली अकरिंग होता है और दूसरा मैन मेड होता है।
तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जो कि धरती पर पाए जाते हैं, जो कि वैल्यूएबल हैं, वैल्यूएबल मतलब बहुत ज्यादा उपयोगी, एंड फुलफिल और नीड्स, हम लोग के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनको हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। नेचुरल रिसोर्स को अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग बेस पर बांटा गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है आइए देखते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। उत्पत्ति के आधार पर नेचुरल रिसोर्स को, प्राकृतिक संसाधनों को दो विभागों में बांटा गया है। पहला बायोटिक रिसोर्स, दूसरा एबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं? उस तरह के रिसोर्सेस, उस तरह के संसाधन जिन्हें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीव जीव जंतुओं से, वस्तुओं से प्राप्त करते हैं, वो क्या कहते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज। उसके विपरीत में क्या हो जाएगा? वैसे रिसोर्स जिसको कि हम लोग नॉन लिविंग बीइंग से प्राप्त करते हैं, वो हो जाएगा अबायोटिक रिसोर्सेज। क्लियर है? यहाँ पर बायोटिक और अबायोटिक का आप लोग समझ में आ रहा है। बायोटिक क्या होगा? वैसे रिसोर्स जिसको कि हम लोग क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, वो बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। और वैसे रिसोर्स जिसको कि हम लोग नॉन लिविंग बीइंग से प्राप्त करते हैं, वो एबायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। बायोटिक रिसोर्स में क्या क्या आएगा? रिसोर्सेज फ्रॉम प्लांट्स, जैसे सीरियल्स, दालें, फ्रूट्स, फल एंड वेजिटेबल्स, एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एनिमल्स। तो प्लांट में आ जाएगा आपका वेजिटेबल्स हो जाएगा, सीरियल्स हो जाएगा, दाल, फ्रूट्स हो जाएगा। ये सब जो है रिसोर्सेज प्लांट से मिलते हैं हमको। कैसा रिसोर्स हो जाएगा? बायोटिक रिसोर्स। और एनिमल्स है, जैसे कि फिश हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, बोन हड्डी हो गया, एंड हाइड्स। ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? एनिमल से मिलती हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये भी बायोटिक रिसोर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्योंकि एनिमल भी जो होता है वह भी कैसा होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। क्लियर है? प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, एनिमल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। तो इस तरह से आप लोग को ये बात समझ में आ गई कि बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज वैसे रिसोर्स होते हैं जिनको कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट साइड चैट में बता सकते हैं आप लोग। चलिए, सोशल की क्लास हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे? साइंस की क्लास हम लोग प्रोजेक्टर पर कर ही रहे हैं। अब समझिएगा, अबायोटिक रिसोर्स और बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स में अंतर हो गया कि एक में हम लोग लिविंग बीइंग्स से प्राप्त करते हैं, दूसरे में नॉन लिविंग बीइंग से प्राप्त करते हैं। तो लिविंग बीइंग्स में ह्यूमन रिसोर्स भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, बायोटिक वाले में। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल बायोटिक रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सारे बायोटिक रिसोर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ ह्यूमन को ये पावर इंटेलिजेंस का है कि वह एक रिसोर्स का इस्तेमाल करके कई तरह का, एक ही रिसोर्स को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो यह जो क्षमता है वह ह्यूमन की ही है। यानी एक तरह से कहीं ये सिंथेटिक रिसोर्सेस हो गया, मतलब मैन मेड रिसोर्सेस। अबायोटिक रिसोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्स जिनको कि हम लोग नॉन लिविंग बीइंग से प्राप्त करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? मिनरल, जैसे आयरन ओर हो गया, गोल्ड हो गया, निकेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, ये सभी किसमें आ जाएंगे? एबायोटिक रिसोर्स में। तो आप लोग नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए और ये सब पॉइंट्स आप लोगों को उसमें नोट इट डाउन करना है ना? समझ रहे हैं आप लोग? और आप लोग इसका फेयर कॉपी बनाना अभी से शुरू कर दीजिए। अभी जब तक लॉकडाउन है और तब तक स्कूल खुलेगा, इसकी कोई संभावना अभी तो नहीं है फिलहाल। जुलाई में इसके बारे में चर्चा की जाएगी जब सरकार के द्वारा, तभी समझ में आएगा। तो आप लोगों की क्लासेस अभी इसी तरह से चलेंगी। आप लोग निश्चित रूप से जिन्होंने किताब नहीं लिया है, निश्चित रूप से किताब लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए, रिन्यूएबिलिटी क्या होता है? ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको कि हम लोग जो खुद को अपने से रीजनरेट यानी पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो कि खत्म हो जाएंगे एक ही यूज करने पर, या कुछ मल्टीपल यूज करने के बाद वो खत्म हो जाएंगे और फिर से उनको पुनः प्राप्त नहीं किया सकता है। लेकिन ऐसे कुछ रिसोर्स भी होते हैं जो कि इस्तेमाल होने के बाद उन्हें फिर से प्राप्त किया जा सकता है, वो हमेशा के लिए समाप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस बेसिस पर, रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर दो तरह के हो जाएंगे, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होंगे? जिनको कि इस्तेमाल करने के बाद वो खत्म नहीं हो जाए, वो रिन्यूएबल रिसोर्स होंगे। दे कंटिन्यू टू बी रिन्यूड थ्रू वेरियस प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के बाद हम लोग उनका फिर से अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं।
दे कैन बी रिप्लेनिश्ड विदाउट इंडेंजरिंग देयर फ्यूचर यूज, उनको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं उनके भविष्य को खतरे में डाले बगैर। जैसे क्या है एग्जांपल आप लोग समझ सकेंगे, सोलर एनर्जी। देखिए सूर्य की जो किरणें हैं वो हमें एनर्जी देती है। हम लोग लाइट एनर्जी का इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, सोलर सेल्स से इलेक्ट्रिक करंट बनाने में कर सकते हैं। एयर हो गया जैसे हवा, हवा से हम लोग क्या कर सकते हैं, विंड मिल चला सकते हैं, उससे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। वाटर, पानी, पानी से भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनता है। एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस, ये सब जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आते हैं। देयर इज नो हिडन कॉस्ट इन रिप्लेसमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज, इनको पुनः प्राप्त करने में किसी भी तरह का हम लोगों को ये कीमत नहीं अदा करना पड़ता है। जैसे सूर्य जो है हमें प्रकाश देता है तो इसकी कोई कीमत नहीं लेता है। हवा, वायु, पवन चलती है, इसकी कोई कीमत हमें अदा नहीं करनी पड़ती है। पानी हम लोग जल का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। ये प्रकृति के द्वारा हम लोग ऊपर देते हैं। तो वो सब चीजें जिन्हें हम लोग कुछ समय के बाद फिर से इस्तेमाल कर पाए वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। क्लियर है? एग्जाम्पल याद रखिएगा, दो रिसोर्सेज विच डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर यूज, ये हो जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जबकि दीज रिसोर्सेज टेक अ लॉन्ग टाइम टू फॉर्म, ये हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे मान लीजिए कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये क्या है, लाखों अरबों साल तक जो फॉसिल्स थे वो जब बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर तक नीचे तक दब गए जमीन के या सी बेड के, सी के नीचे, तो बहुत लंबे समय के बाद फिर उसमें जो फॉर्मेशन हुआ कोल का, पेट्रोलियम का। अब इनको अगर खत्म हम लोग कर देंगे, एग्जॉस्ट कर देंगे, तो पुनः बनने में इनको फिर अरबों साल लगेंगे और उनको वही सेम टेम्परेचर प्रेशर भी प्रोवाइड कराना होगा। तो इसलिए ये सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। जबकि सोलर लाइट, अगर हम लोग मान लीजिए आज जो है कपड़े सुखा लें, सन का इस्तेमाल लाइट का कर लें, तो क्या कल फिर हमें सूर्य का किरण नहीं मिलेगा? ऐसा तो नहीं है, वो फिर मिलेगा। आज अगर पानी का हम लोग इस्तेमाल कर लें तो हम लोग जानते हैं 1/3 हम लोग का लैंड है, बाकी का 2/3 तो वाटर से ही हम लोग घिरे हुए हैं, पानी ही है चारों तरफ। या कहिए 3/4 वाटर है, 1/4 लैंड है, इस तरह से भी कह सकते हैं। अब समझिए, उदाहरण के तौर पर वी डू नॉट हैव टू पे द एयर वी ब्रीथ और प्लांट डू नॉट पे द सनशाइन दे यूज इन फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग उसका कीमत अदा नहीं करते हैं, उस हवा का जो हम लोग सांस लेते हैं। या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप लोग जानते होंगे, साइंस में आपने पढ़ा होगा। क्या होता है आप लोग चैट बॉक्स में बताइए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, या कमेंट बॉक्स में बताइए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। तो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सूर्य की किरणों का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी जरूरत नहीं पड़ती है या कोई भी किसी भी तरह का कॉस्ट देने की सन को। तो इस तरह से मुझे लगता है आप लोग अच्छे से समझ चुके कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है। अब आइए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जिनको बनने में काफी ज्यादा समय लगता है। ये मोस्टली यूज फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेनिश्ड एंड दे गेट एग्जॉस्टेड। इनका इस्तेमाल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से होता है, जिससे कि उनका जो बनना है वो बहुत ज्यादा लंबा समय लेता है, जबकि उसका इस्तेमाल बहुत ही कम समय लेता है। इसलिए इनको जो है बहुत जल्दी हम लोग प्राप्त नहीं कर पा सकते हैं विद इन द लाइफ स्पैन ऑफ, समझिए कि 100 साल में भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, 1000 साल में भी प्राप्त नहीं करेंगे, लाखों अरबों वर्ष लगेंगे तब जाकर के ये फिर से बनेगा। तो ये हुआ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, कोल, कोयला हो गया, ये सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। वंस दे हैव एग्जॉस्टेड, एक बार अगर ये समाप्त हो गए, वी शैल हैव टू सर्च फॉर मोर, हम लोग क्या करना होगा, दूसरी जगह जाकर खोद करके और ढूंढना पड़ेगा दूसरी जगह पर। एक जगह समाप्त हो गया, दूसरी जगह जाकर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर वहां भी नहीं मिला तो हमारे पास फिर कुछ नहीं बचेगा और फिर हम लोगों को उनके बिना जीना सीखना पड़ेगा। सूर्य के साथ ऐसा नहीं है, अगर आज हम लोग सूर्य की किरणों का इस्तेमाल करते हैं तो कल फिर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर कोल और पेट्रोलियम का सारा इस्तेमाल हम लोग कर लें, वो एकदम बिल्कुल समाप्त हो जाए, तो क्या होगा फिर हम लोगों को कोल पेट्रोलियम नहीं मिलेगा और उसके बिना ही जीना सीखना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ तक का आज हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया। इसके बाद डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेस, एक्चुअल रिसोर्सेस है, और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस में एग्रीकल्चरल, पेस्टोरियल, एनर्जी रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स। तो ये थोड़ा सा भी पार्ट बच गया, यहाँ पर आप लोगों को प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट में आकर के ये पार्ट क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लगभग आधा हम लोगों ने आज कर लिया इस चैप्टर को। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन अच्छा लगा। इसका एक ये नया तरीका का एक्सपेरिमेंट था पढ़ाने का आप लोगों को। सोशल साइंस में हम लोग जो है इस तरह से कोशिश करेंगे पढ़ाने का। और जो आप लोग अभी जो है आप लोगों के क्लास में जो भी स्टूडेंट्स
नहीं देख पा रहे वीडियोस को, उनको निश्चित रूप से आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप लोगों की क्लासेस शुरू हो गई हैं और आप लोगों के वीडियोस आ रहे हैं, लाइव क्लास में जुड़ें। आप लोग उसको दोबारा भी वीडियो को जाकर के देखें, इससे क्वेश्चन आंसर हार्ड वर्ड नोट करें और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग बनाना शुरू कर दें और बना करके ग्रुप में सेंड करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे बना लें, उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा बना करके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद। ठीक है, फिर आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड डे। आप लोग पढ़ाई अपनी जारी रखिए और जितना मैंने आप लोगों को कहा है उसको बना करके फिर आप लोग रिवर्ट करेंगे ग्रुप में। ओके, टिल देन गुड बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।